नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड में। यूपीटेट स्पेशल के जो सेगमेंट चल रहे हैं उसमें ये पार्ट थर्ड है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आता हूं जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर में है और आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, तो ये सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। पार्ट वन पार्ट टू बन चुका है, आप एक बार जाके प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख लीजिए ताकि एग्जाम के जो प्रिपरेशन है, जो तैयारी है वो बेहतर से बेहतर हो सके। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं समय ना गवाते हुए पार्ट थर्ड। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा है? ओके, पियाजे का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जरा बताएं, वह अवस्था जो बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में बच्चों की विषय में चिंतन प्रारंभ करता है वो कौन सा है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था? ओके, तो कौन सा है? तो उसको कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यानी बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो तार्किकता जब आती है वो कौन सी आती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन याद रखिए, एक तार्किकता अमूर्त में भी आती है, लेकिन वो अमूर्त चिंतन के रूप में होती है। ओके, यहाँ पे वस्तु और घटनाओं का मतलब होता है मूर्त चिंतन, तो मूर्त चिंतन करते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ओके, नेक्स्ट है मन का मानचित्र। मन का मानचित्रण संबंधित है, यानी मन का जो मानचित्रण संबंधित है किससे? साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बोध बढ़ाने के तकनीक से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से या मन का चित्र बनाने से। ओके, तो किससे संबंधित है? तो याद रखिए, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, यानी मन की जो क्रियाशीलता है उस पर रिसर्च करें, जाने पहचाने, उसको कहते हैं मन का मानचित्रण। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधित समस्याओं को संबंधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? विशेष रूप से जो प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी हैं उसके सीखने से संबंधित समस्याओं को कौन से तरीके से हम बेहतर बना सकते हैं? महंगी और चमकदार सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना है, सरल और रोचक पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करना है, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना है या अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना है? जल्दी से बताएं कौन सा सही हो सकता है। तो याद रखिए, ये है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों के का प्रयोग करना। ये एक बेहतर तरीका है, यानी आपकी जो अक्षमता है उसके अनुरूप हम शिक्षण पद्धतियाँ अपनाएं और ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ज्ञान दे सके। इसी को कहते हैं क्या? बेहतर तरीका। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? ओके, तो पूछा क्या है? सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है, ये बताना है ऑप्शन से। जल्दी से बताइए। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, सानिध्य की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। ओके, तो कौन सी आवश्यकता है जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं रखता? देखिए, जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है। ओके, और पेपर में आए हुए हैं सभी के सभी, सीडीपी के स्पेशल है ये, तो याद रखिएगा। तो कौन सा है? तो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का संबंध नहीं है, तो याद रखिए, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना, ये कोई मनोवैज्ञानिक घटना नहीं है, ये एक बॉडी फंक्शन है, मनोवैज्ञानिक नहीं है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है ये, शरीर से कोई भी अपशिष्ट पदार्थ जो बाहर निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट है, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? किस चीज को? संज्ञानात्मक विकास को। संज्ञानात्मक विकास किसके बारे में किसने बताया है? पियाजे ने बताया है। तो किसने? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, खेल का मैदान, सभागार, घर। जरा बताए जल्दी से कौन है? तो याद रखिए, सबसे अच्छा संज्ञान अगर कहीं होता है वो है विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण। ओके, सबसे अच्छा संज्ञान हम कहाँ से ज़्यादा करते हैं? विद्यालय से। ओके, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप नए हैं तो। ओके, और लाइक करते जाइए, लाइक कर लीजिए वीडियोस को और शेयर कर दीजिए मैक्सिमम जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो लोग तैयार हो के जाएं बिल्कुल। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? क्या कहा है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, अपनी खुद से सृजन करते हैं। किसने कहा था? पावलोव ने, पियाजे ने, स्किनर ने, या इनमें से कोई नहीं? ठीक, तो बच्चे अपनी दुनिया की समझ का सृजन करते हैं, ये बात कहते हैं हमारे पियाजे साहब ने। और बताया भी था कि बच्चे जो होते हैं जब बड़े होते हैं तो निगमनात्मक आगमनात्मक चिंतन भी करते हैं। ओके, ये पियाजे की सोच है। नेक्स्ट है,
शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली किस ओर संकेत करती है? ये कई बार पेपर में आया हुआ है। ओके, तो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। बी ऑप्शन है मूल्यांकन प्रक्रिया में। सी शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जानने वाली विषय वस्तु में। कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री में। तो किस में ज़्यादा पाठचर्या की शब्दावली की ओर संकेत कर रहा है? तो यह देखिए, विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, ये पाठचर्या के उद्देश्यों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? ओके, किसने कहा शिशु अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? क्रो एंड क्रो ने, जॉन डीवी ने, गेसल ने, स्ट्रैंग ने। तो किसने कहा है ये बात? कहे हैं डी, स्ट्रैंग ने। ओके, स्ट्रैंग ने ये बात कहा है। नेक्स्ट है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह विचार किससे संबंधित है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है? निरंतरता के सिद्धांत से, अंतः संबंध के सिद्धांत से, अंतः क्रिया के सिद्धांत से, या एकीकरण के सिद्धांत से? तो क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में चलने वाली जो डेवलपमेंट है, विकास है, उसी को कहते हैं क्या? विकास न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यानी निरंतरता के सिद्धांत। ओके, कौन सा आंसर है? निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? समवयस्क यानी अपने दोस्तों के साथ काफी मेलजोल कर लेते हैं। कौन सी अवस्था होती है? प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। ओके, तो जरा बताया जल्दी से कौन सा होता है? तो ये होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था में बालक अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बनता है। ओके, एक्टिव जो मेंबर्स होते हैं वो बनते हैं। और कौन सा होता है? एडोलेसेंस में। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। किसने कहा? एरिकसन द्वारा, पियाजे द्वारा, स्किनर द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो किसने कहा है? ये है पियाजे ने। किसने? बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की है? पियाजे ने। ओके, नेक्स्ट है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है? वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, ओके, रीजनिंग लगाता है अपने दिमाग में, वो कौन सी अवस्था है? संवेदन प्रणोदन अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, या औपचारिक क्रियात्मक अवस्था? ये पियाजे के अकॉर्डिंग है। पेपर में, पिछले पेपर में आया हुआ है ये सीटेट के। तो जरा बताएं किसमें करता है वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचने शुरू करता है कहा जाता है? तो वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ओके, कौन सी अवस्था है? मूर्त क्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ओके, नेक्स्ट है, सभी क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चन हैं सब इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा या प्रैक्टिस सेट में देखा होगा, हर जगह ये ऐसे पेपर्स में आते हुए हैं, आते हैं, रहते हैं। तो आप लोग पढ़ के जाइएगा। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। ओके, तो कौन सी अवस्था है? तो याद रखिए, विद्यार्थियों में खेलना उचित इसलिए है क्योंकि यह सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास करता है। क्या करता है? सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास करता है। नेक्स्ट है, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, या औपचारिक शिक्षा का? ओके, तो कौन सी अवस्था है? देखिए, औपचारिक शिक्षा तो हो ही नहीं सकती, अनौपचारिक गैर औपचारिक तो हो ही नहीं सकता, दूरस्थ शिक्षा भी नहीं हो सकता। तो कौन सी अवस्था है? अनौपचारिक इनफॉर्मल एजुकेशन का परिवार क्या है? एक साधन है। नेक्स्ट, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर, आदर्श रूप से बर्ताव करके, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके। ओके, तो इस तरह के जो शिक्षा संबंधी क्वेश्चन है ना, वही मैं इस सेगमेंट में लेके आया हूँ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको जल्दी मिलते भी नहीं है कहीं पे, और ना ही इसको किसी तरीके से इसको पढ़ाया जाता है। इसको ऑप्शन वाइज ही चीज़ों को पढ़ाया जा सकता है और सीखा जा सकता है। ओके, तो इस वीडियो में ज़्यादातर एजुकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस है वही हैं और इम्पॉर्टेंट है, जो कि पेपर में आते रहते हैं और आसान होते हैं एक्चुअली में, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे दे तो।
तो क्या है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर, आदर्श रूप से बर्ताव करके, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके। तो याद देखिए, शिक्षक जो सामाजिक मूल्य है वो आदर्श रूप से बर्ताव करके चीज़ों को दिखा सकता है। कैसे दिखा सकता है? आदर्श रूप से बर्ताव करे तो बच्चे क्या करें, अनुकूलन करें और वही चीज़ सीखने का प्रयास करेंगे, तो सामाजिक मूल्य भी उसके अंदर विकसित होगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, एक सुवक्ता होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, कक्षा में समयानुवर्ती होना यानी समय पे आ जाना। तो कौन सा इंपॉर्टेंट है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है शिक्षक का, या सुवक्ता होना यानी बहुत अच्छा बोलना ही क्या इसके लिए अच्छा काम होता है? विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है कि जो विद्यार्थी हैं उनकी सारी कठिनाइयों को, जितनी भी परेशानियां हैं उनको क्या करें, दूर करें, डायग्नोस करें और क्लिनिकल मेथड के जरिए उनके उपचार भी करें। ये शिक्षक का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है जो कि सबसे पहले शिक्षक को करना चाहिए। नेक्स्ट है, असंगठित घर में आने वाले बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। सुनिर्मित पाठों में, अभ्यास पुस्तिकाओं में, नियोजित निर्देशों में या स्वतंत्र अध्ययन में? किस में? तो याद रखिए, स्वतंत्र अध्ययन में वो काफ़ी प्रॉब्लम होगा क्योंकि वो असंगठित घर में आया है और बच्चा वहाँ पे कठिनाई का अनुभव कर रहा है, तो वो स्वतंत्र रूप से पढ़ाई नहीं कर पाएगा और वो डिस्टर्ब रहेगा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिर से वही है। नेक्स्ट देख लेते हैं 19। चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, नैतिकता द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, ये सभी। ओके, तो 19 है, चरित्र का विकास इच्छा शक्ति के द्वारा भी होता है, नैतिकता के द्वारा भी होता है और अच्छा व्यवहार करे उसके द्वारा होता है, यानी सभी आंसर क्या है, सही है। चरित्र का विकास सभी के द्वारा हो सकता है। नेक्स्ट है, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए प्रशासनात्मक, निर्देशनात्मक, आदर्शवादी, शिक्षाप्रद। कैसा होता है? तो शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए कैसा, आदर्शवादी, यानी उसे आइडियल समझे बालक, और आइडियल समझे तो उसके लिए वैसा ही अनुकरण करके करने की कोशिश करेगा और बालक का जो बर्ताव होगा, वो बालक जो होगा वो सामाजिक मूल्यों पर आधारित होगा। ओके, नैतिक होगा। नेक्स्ट है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप क्या करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट में कई साल आया है लगातार। तो यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करते हैं? उसे डांटेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या कर सकते हैं? तो याद देखिए, इनमें से कोई भी नहीं कर सकते। हम उसे डांट नहीं सकते, उसकी अपेक्षा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अपेक्षा करने का मतलब बिल्कुल छोड़ देना, अपेक्षा नहीं करेंगे, परीक्षा में कम अंक तो दे ही नहीं सकते, तो हम कोई कार्य नहीं करेंगे। क्या करेंगे? इनमें से कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या देखिए इस तरह के क्वेश्चन पिछले इससे पहले भी दिया गया था। तो समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं किसमें बनते हैं? किशोरावस्था में, किशोरावस्था में। नेक्स्ट है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उत्तरदायित्व की अनुभूति, आज्ञाकारिता, सहभागिता, ईमानदारी। ठीक, तो किसके लिए पूछा है? विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण। इससे पहले हम लोग शिक्षक के बारे में पढ़े थे, अब क्या है, विद्यार्थी के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? आज्ञाकारिता। क्या जरूरी है? आज्ञाकारी होना बालक का, और वो बालक जितना आज्ञाकारी होगा वो उतना ही सीखेगा। नेक्स्ट है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह, ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन है, यूपी टेट सी टेट दोनों में आया हुआ है। तो बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा। ओके, तो किस में है? तो याद देखिए, प्राकृतिक वातावरण बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, प्राकृतिक वातावरण बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। नेक्स्ट है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए क्या? विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, या विद्यार्थियों को सामाजिक जागरूकता का विकास करना। तो क्या बहुत ज़्यादा जरूरी है शिक्षा का उद्देश्य? तो शिक्षा का मेन उद्देश्य यही है कि व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार कर देना है, यानी समाज में क्या करना है? समावेशित कर देना ही क्या है शिक्षा का मेन उद्देश्य है। तो व्यवहारिक जीवन में के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना शिक्षा का मेन उद्देश्य है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, खिलौने की आयु कहा जाता है, किसको कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, या सभी को? ओके, तो किसको कहा जाता है? तो यह देखिए, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहते हैं। ओके, यानी वहीं पे बालक क्या करता है? अपने आप से खेलना
पसंद करता है? याद रखिए पूर्व बाल्यावस्था को। अगर कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, अगर पूर्व बाल्यावस्था ना देखिए बाल्यावस्था लिखा होता है तो बाल्यावस्था और शैशवावस्था लिखा होता है तब शैशवावस्था लगाते हैं, क्योंकि तब शैशवावस्था 0 से 5 साल के लिए होती है। लेकिन अगर पूर्व बाल्यावस्था है तो शैशवावस्था 0 से 2 साल के लिए होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था लिखा हो तो खिलौने की आयु क्या होती है? पूर्व बाल्यावस्था। अक्सर बालक जो है वो कन्फ्यूजन के शिकार रहते हैं। तो याद रखिएगा, जब पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था लिखा हो तो खिलौने की आयु पूर्व बाल्यावस्था होती है। लेकिन अगर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था लिखा हो तब वहाँ पे शैशवावस्था लगाते हैं। तो कंफ्यूज ना हो, क्या है यहाँ पे? खिलौने की आयु किसको कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, खेलने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था। तो क्या नहीं है पूछा गया है, याद रखिए क्या नहीं है। तो दल समूह की रहने की अवस्था किसकी अवस्था है? समूह में रहने की अवस्था क्या पूर्व बाल्यावस्था की है? खेलने की अवस्था, बिल्कुल खेलने की अवस्था क्या पूर्व बाल्यावस्था की है? खिलौने की अवस्था कहते हैं, खेलने की अवस्था नहीं कहते पूर्व बाल्यावस्था को। ठीक। प्रश्न करने की अवस्था क्या कहते हैं? प्रश्न करने की अवस्था क्या प्रश्न करता है पूर्व बाल्यावस्था में? तो प्रश्न तो बहुत करता है बालक, प्रश्न बहुत करता है बालक। अनुकरण करने की अवस्था, अनुकरण भी बहुत करता है बालक। ठीक है, अनुकरण भी बहुत करता है। खेलने की अवस्था, खिलौने की अवस्था है यहाँ पे होना चाहिए, खिलौने की अवस्था। ठीक, तो क्या नहीं है? दल और समूह रहने की अवस्था भी नहीं है, दल समूह में रहने की अवस्था नहीं है, क्योंकि दल और समूह में रहने की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था है। गैंग एज उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं, याद रखिएगा। गैंग एज जो होता है वो उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था क्यों नहीं कहते। ओके। खेलने की अवस्था भी नहीं होती, क्योंकि खेलने की अवस्था भी उत्तर बाल्यावस्था हो। खिलौने की अवस्था ये होती है, ये थोड़ा सा राइट कर देना है। खिलौने की अवस्था जो है वो पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं। खेलने की अवस्था और दल समूह की अवस्था ये दोनों ही अवस्थाएं उत्तर बाल्यावस्था की होती है। ओके, किसकी होती है? उत्तर बाल्यावस्था की होती है, याद रखिएगा। गैंग एज हम उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं। ओके। नेक्स्ट है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है? कौन से जगह पे है ये बालक? उत्तर बाल्यावस्था में है। तो उत्तर बाल्यावस्था में बालक क्या समझने लगता है? उत्तर बाल्यावस्था में क्या समझने लगता है? द्रव्यमान में, द्रव्यमान और संख्या में, संख्या में, द्रव्यमान, संख्या और भार में। तो बालक किसको समझने लगता है? तो याद रखिए द्रव्यमान और संख्या को बालक जो है वो उत्तर बाल्यावस्था में समझने लगता है। ओके। नेक्स्ट, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? यौन विकास के लिए, भाषा विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए। तो किसके लिए जाने जाते हैं? तो याद रखिए ये जाने जाते हैं संज्ञानात्मक विकास के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार लगातार पेपर में आया है, यूपी टेट के भी, सी टेट के भी। ओके, तो पियाजे मुख्य रूप से किसके लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास के लिए, कॉग्निशन डेवलपमेंट के लिए। और लास्ट है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है? स्किनर है, पावलोव है, थॉर्नडाइक है, या कोई और है? तो कौन है इसमें? तो याद रखिए क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत किसका है? स्किनर का है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत किसका है? स्किनर का। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपके लिए ले आया हूँ। ठीक है, जल्दी से वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले हैं वो अपने आप को तैयार होके जाएं, पेपर में दें और पास हों। ओके, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सब कुछ, अगर कोई सुधार करने हो या कोई भी वाक्य या कोई भी प्रॉब्लम्स हो। चलिए लाइक कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।